हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा समय दे रहे होंगे। लास्ट टाइम तक हमने डायमेंशन एनालिसिस की दो एप्लीकेशन देख ली थी। एक यूनिट सिस्टम को दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना एंड सेकंड आपका ये देखना कि गिवन स्टेटमेंट और गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। आज हम अपना तीसरे एप्लीकेशन देखेंगे, एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, और बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को न्यूटन अज्यूम कीजिए और आपने ये पता कर लिया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और ये भी पता कर लिया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर कर आपने दोनों चीज़ें पता कर ली हैं, परंतु फोर्स m की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपको कैसे पता चलेगा? मेरा आंसर होगा डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है बात, हम आज यही काम करने की कोशिश करेंगे कि एक क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर जैसे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है, लेकिन उनकी कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है वो हम निकालेंगे आज डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा और बोल रखा है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, और मैं कहूँ मास इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, आपको अब मास का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम की टर्म में। क्लियर है, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बोल देगा कि मास फोर्स, लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है, तो मास को एक्सप्रेस कीजिए फोर्स, लेंथ और टाइम की टर्म में। तो मतलब आपको अल्टीमेटली पता क्या नहीं है, फोर्स की कितनी पावर है, लेंथ की कितनी पावर है और टाइम की कितनी पावर है। तो मैंने एज्यूम कर लिया है कि मास डिपेंड करता है फोर्स की पावर ए पर। ए की कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1 2 माइनस में भी आ सकती है, इवन हाफ भी आ सकती है। क्लियर है, अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है ध्यान से देखिए। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है बेटा, तो मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख दिया है के, और इनको मैंने लिख दिया है फोर्स की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। क्लियर है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने और इनको एज इट इज़ लिख दिया है, और एक इनके ऊपर मैंने पावर अज्यूम कर ली है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस तरफ डायमेंशन पुट कीजिए। ये मास है, ये कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, mL-T-2 की पावर a। ठीक है, और इसको आप ब्रैकेट में रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे कर लीजिए अलग अलग, और L की पावर बेटा b, और आपका T की पावर c। क्लियर है बात आपको अब पावर और खोल लेनी है, तो m की पावर a, L की पावर a, T की पावर -2a। बेटा इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और L की पावर b और यहाँ पर T की पावर c। अब देखिए बेटा ये सारी क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है ना, और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। सारी पावर को आप इकट्ठे कर लीजिए। ठीक है, मतलब m आपका सिर्फ a ही पावर रखता है, l देखिए यहाँ पर पावर a है, यहाँ पर पावर b है, बेस आपका सेम है तो ऐड होकर क्या हो जाएगा a प्लस b, t की पावर -2a और यहाँ पर क्या है बेटा प्लस c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आपको करना क्या है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड मतलब बेटा अगर आप देखो यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1 है, और अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ m1 L0 T0 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि समथिंग की पावर 0 आपकी क्या होती है बेटा, 1 होती है। क्लियर है बात आपको? तो अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर को कंपेयर। a की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 1। ठीक है, मास और मास की पावर को कंपेयर कीजिए तो a किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। a प्लस बी जो लेंथ की पावर है, इधर की तरफ a प्लस बी है और इधर की तरफ क्या है 0। a की वैल्यू पुट करो बेटा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया -1। -2a प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, उधर t की पावर कितनी है, 0 है। a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू को पुट कीजिए, -2 प्लस c इज इक्वल टू 0 और c विल बी इक्वल टू +2। ठीक है,
तो कहने की बात है ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई -1 और सी की वैल्यू आई बेटा 2। तो आप बोल सकते हैं, अच्छा एक बात और, ये कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समथिंग लाइक 1 2 3 4, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट बताया हुआ आपको, ठीक है। तो आपका आप आंसर क्या आ गया बेटा, k टाइम फोर्स की पावर 1, L की पावर -1 और T की पावर 2, दिस विल बी योर आंसर। मतलब आपने मास को फोर्स, लेंथ और टाइम के रूप में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने आंसर निकाल लिया, अब आप इसकी एक तरीके से क्रॉस चेक कैसे करें कि आपने सही निकाला है, ठीक ही। अब आपको पता है बीच में क्या है, इक्वलिटी, तो मतलब इधर भी डायमेंशन और इधर भी डायमेंशन क्या होगी, बराबर होगी। आप इनकी डायमेंशन पुट कीजिए, ठीक है, आप फोर्स की डायमेंशन पुट कीजिए mLt-2, ठीक है, ये L नीचे चला जाएगा क्योंकि -1 है, और t², देखिए इस L से ये L कट गया, और क्योंकि पावर आपकी यहाँ -2 है और ये 2 है, ये तो प्लस होकर क्या हो जाएंगी 0, तो इधर अल्टीमेटली क्या बचा m, और m = m। तो आपका क्या हो गया बेटा, क्रॉस चेक भी हो गया कि आप जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपका करेक्ट है। क्लियर है बात, नोट कर लें इस बात को। एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, मास डिपेंड ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ठीक है। तो आपको मास को इन टर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि मास को आप इनकी टर्म्स में लिखना चाहते हो, ठीक है। और ये भी आप समझ गए होंगे, मैं एक रिलेशन क्रिएट करना चाहता हूँ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। तो आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही कि पहले पावर को क्या कर लेंगे, ज्यूम A, B और C। क्लियर है बेटा। अब आप इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कीजिए, फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और E की पावर C, ठीक है। अब दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर लीजिए, यहाँ पर m1 L0 T0, K फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, mLt-2, ठीक है, की पावर A, Lt-1 की पावर B, ठीक है। और एनर्जी की याद करिए क्या होती है, mL² की पावर C। ये आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पावर को अंदर ले आइए, m की पावर A, L की पावर A, T की पावर -2A, ठीक है। यहाँ पर L की पावर B, T की पावर -B, m की पावर C, L की पावर 2C और T की पावर -2C। क्लियर है बात आपको, आपने पावर को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आपको पता है जो जो क्वांटिटी सेम बेस रख रही हैं उनकी पावर को क्या करना है, हमें ऐड करना है बेटा, ठीक है। तो m की पावर देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है C, तो A + C, L की पावर A, L की पावर B और L की पावर 2C, तो A + B + 2C, और T की पावर करते हैं बेटा -2A -B एंड -2C। क्लियर है बात आपको, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। और इधर सेम चल रहा है m1 L0 T0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड। पावर कंपेयर करने वाले हैं हम किन किन की, m, L और T की पावर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि A + C, मास की पावर A + C है इधर की तरफ और उधर की तरफ कितनी है, 1 है। नेक्स्ट है बेटा A + B + 2C, L की पावर किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। एंड नेक्स्ट वन इज -2A -B -2C = 0। देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करें सर, देखिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -B को तो आगे लिख दूँ, -2 कॉमन ले लूँ बेटा, तो आपका क्या बचेगा, A + C बचेगा अंदर। आप -2 को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे यही आएगा, हाँ कि ना। क्लियर हो रही है कि नहीं बात आपको। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि A + C की वैल्यू मुझे पता थी, वो क्या थी, 1 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -B -2 × 1 = 0। क्लियर है बात। और अल्टीमेटली
आपका b कितना आ जाएगा बेटा -2। देख लीजिए आप क्या करेंगे, b को उधर ले जाएं तो b कितना आ गया -2। ठीक है, अब b की वैल्यू इधर पुट कर दो आप सेकंड वाली इक्वेशन में। b की वैल्यू मैं किस में पुट कर रहा हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a -2 + 2c = 0, और मैं कहूँ a + 2c = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस -2 को मैं उधर ले गया। अब बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको देखिए आपको समझ में आ गया होगा। दो इक्वेशन, दो नोन हम सोल्व कर सकते हैं। माइनस कर दो बेटा, तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है बात। c की वैल्यू 1 यहाँ पुट करो तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। क्लियर है बात आपको। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो, फोर्स की पावर कितनी है, 0, वेलोसिटी की पावर -2 और एनर्जी की पावर बेटा 1। ठीक है, तो आपने मास को इस तरीके से क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। एनर्जी की पावर 1 है तो mL² t-2 आएगा। ठीक है, वेलोसिटी को नीचे ले जाओ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v²। वेलोसिटी होता क्या है बेटा, LT-1 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है। पावर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये 2 और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस L² से ये L² कट गया, t-2 से t-2 कट गया। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, मास विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन। क्लियर हो रहा आप लोगों को बात। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में क्या समझाता हूँ, पहले जो जो वेरिएबल्स आपको गिवन है उनकी पावर मान लीजिए। ठीक है, पावर मानने के बाद उनके डायमेंशन पुट कीजिए और पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो क्वांटिटी की आपके बेस सेम है उनकी पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्लियर है बात आपको। फिर दोनों तरफ आपको पावर कंपेयर करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम बेटा इस चैप्टर के लास्ट फेज में एंटर कर रहे हैं और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एरर। ठीक है, एरर। अब अगर मैं आपको कहूँ बेटा इस पेन की आप मेरे को लेंथ बताइए, तो आपका आंसर होगा, आप स्केल से मेज़र करेंगे और आप बोलेंगे लेट 15 सेंटीमीटर है सर। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ क्या ये एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर है? हो सकता है बेटा ये पेन 14.99 हो और हो सकता है ये 15.02 हो या इससे आगे हो। क्लियर है बात आपको। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हम किसी भी चीज़ की नहीं कर सकते। क्लियर है बात। तो एरर है क्या, आप समझ गए हैं। अब एरर और कुछ नहीं है। ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए इस पेन की कोई एक ट्रू वैल्यू होगी, उसमें से अगर मैं मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दूं, वही क्या है, मेरी एरर। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अब साइंस में आपका मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। एग्जाम्पल के लिए तौर पर मैं बोलूँ इस पेन का मास क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते इस पेन का मास बहुत कम है, ऐसे बोलने से चलेगा नहीं। क्योंकि बेटा कम और ज़्यादा की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। हो सकता है आपके लिए कम हो और हो सकता है किसी और के लिए ज़्यादा हो ये पेन का मास। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर को कहूँ कि बताइए किसी ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते सर ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। आपको एक वैल्यू बतानी पड़ेगी, एक नंबर बताना पड़ेगा, ताकि अगले वाले के दिमाग में एक करेक्ट आइडिया जाए इतना प्रेशर लग रहा है। वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा है या कम। वो तो एरर क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो ये मान लीजिए कोई भी आपकी पेन की वैल्यू मान लीजिए 15.01 है और आपने इतनी मेजर कर दी, तो एरर कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। समझ में आई बात आपको। और अगर आपने इतनी मेजर कर दी तो एरर कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब एरर के बेटा दो टाइप हैं, एक है आपका रैंडम एरर और दूसरा है बेटा सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर है क्या, इसको समझते हैं। मान लीजिए बेटा जैसे हम कई बार डॉक्टर के जाते हैं और वहाँ पर एक वेइंग मशीन होती है, तो आप देखते हैं वेइंग मशीन ऐसी है मान लीजिए, तो जो ये नीडल है वो एग्जैक्ट 0 पर नहीं है। कई बार देखते होगे आप लोग, वो थोड़ा सा लेट 5 पर है। क्लियर है बात।
अब आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और जो आपका वज़न आता है उसमें से आप 5 kg क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। मतलब आपको वो एरर पहले से ही पता है कि सिस्टम में है और उसका आप क्या कर सकते हो, केयर कर सकते हो। ऐसी एरर को बेटा बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, जैसे आपकी घड़ी का 5 मिनट आगे होना या 5 मिनट पीछे होना, ठीक है। कई बार हम लोग सेट कर देते हैं जानबूझकर 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे, ठीक है। तो आपको पता है कि इस घड़ी में इतना क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। अपने हिसाब से आप उस एरर को टेक केयर कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात आपको। सेकंड है बेटा आपकी रैंडम एरर। वो एरर जिसका कारण आपको पता ना हो, ठीक है। यहाँ पर तो आपको पता है कि इतनी एरर है, यहाँ पर आपको एरर का पता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हवा की वजह से आपकी रीडिंग क्या आ गई, चेंज हो गई। क्लियर है बात आपको। अब आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से कुछ अलग प्रेशर की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जिसके ऊपर आपका कोई भी वश नहीं है, वैसी एरर को क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एरर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं किसी भी एक ऐसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहा हूँ जो वाइब्रेशन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब जैसे ही वाइब्रेशन होगा उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप बंद लैब में अपना मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन पड़ोस से कोई कार गुजरी तो कार की वजह से बिल्डिंग में वाइब्रेशन आई, बिल्डिंग की वाइब्रेशन फिर बेटा टेबल को ट्रांसफ़र हुई और टेबल की वाइब्रेशन अल्टीमेटली मेरे इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र हो गई और आपका रीडिंग में क्या आ गई, एरर आ गई। वो एरर जो आपके आर्बिट्रेरी कारणों से आए, ऐसी एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर आपको पता है, जिसके आपको रीजन पता है, तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन बी रिड्यूस टू 0, इट कैन बी रिड्यूस टू 0, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका वेट अधिक आया तो आप उसमें 5 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। और इसका कारण आपको अननोन है, कॉज अननोन। देखिए बेटा, अगर आप एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग 14.3 से थोड़ी सी अधिक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इधर से मेजरमेंट करे, मान लो स्केल को इधर से देख रहा है, तो वो रीडिंग क्या लिख देगा, 14.3, और इधर से देख रहा है तो वो रीडिंग क्या लिख सकता है, 14.4। समझ रहे हो बात आपको। ये एरर ह्यूमन एरर के अंडर आती है और इसको बोलते हैं हम पैरेलैक्स एरर। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलैक्स एरर, ठीक है। और जो ये एरर है ये आपकी रैंडम एरर है। क्लियर है बात आपको। आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि कोई आपने रीडिंग इधर से ले ली, कोई रीडिंग इधर से ले ली, आपको पता भी नहीं चल रहा है उसका काज, ठीक है। और ऐसी एरर किसके अंदर आती है बेटा, रैंडम एरर के अंदर आती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है बेटा, कि आप अपनी रीडिंग्स ज़्यादा बार लीजिए। क्लियर है बात आपको। आप जितनी ज़्यादा बार रीडिंग लेंगे आप उतना ही ज़्यादा क्या आएंगे, ट्रू वैल्यू के क्लोज आएंगे। क्लियर है बात आपको। अब आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा, ठीक है, और बोला गया कि इसकी मेजरमेंट कीजिए, ठीक है। अब उस मेजरमेंट को आप कैसे शो करेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम, आइए अब सीखते हैं। तो बेटा अब आप देखो, आप इसकी पहली बार आपने रीडिंग ली, लेट रीडिंग n1 आई, दूसरी बार रीडिंग ली n2 आई, इस तरीके से आपने 10 रीडिंग ली, लेट कितनी आई, n10 आई, ठीक है ये बात आपको। अब आप क्या कर लीजिए, इन सब को जोड़ लीजिए और 10 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। मतलब आप जो रीडिंग्स आई हैं उनका एवरेज ले लीजिए, मीन ले लीजिए। क्लियर है बात। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपको एक तो ये रीडिंग दूँ, लेट ये आपकी NM आ गई, एक तो NM रीडिंग दूँ और एक इनमें से कोई रीडिंग दूँ, तो आप किस रीडिंग पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि वो क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू होगी। आप कहेंगे सर हम NM पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी रीडिंग्स का मीन है, तो इट मस्ट बी क्लोजर टू दी ट्रू वैल्यू। मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है ट्रू वैल्यू क्या है, लेकिन इन सब में से अच्छी रीडिंग क्या है, NM है, तो इसको मैं क्या मान लूँगा, ट्रू वैल्यू मान लूँगा। क्लियर हो रही है बात आप। कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बोला गया कि इसकी रीडिंग बताइए, ठीक है, लेंथ की रीडिंग बताइए। लेट ऑब्जेक्ट की आपको क्या बतानी है, लेंथ की रीडिंग बतानी है। क्लियर है बात आपको। तो आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब मैं वो समझा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, पहले उसकी कुछ एंड
रीडिंग्स ले लेंगे। क्लियर है बात? n का मतलब 10, 5, 15, 25 कुछ भी आपकी रीडिंग्स ले लेंगे और फिर आप ट्रू वैल्यू किसको मान लेंगे, जो इनका क्या आएगा, मीन आएगा। क्लियर है बात आपको? तो आप इस तरीके से इसका ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, जो ये ट्रू वैल्यू आई है, अगर मैं इसमें से L1 को माइनस कर दूं तो ये अल्टीमेटली मेरे को बता देगी डेल्टा L1 दैट इज एरर इन मेजरमेंट 1। क्लियर है बात आपको? इसी तरीके से ट्रू वैल्यू में से मैं L2 को माइनस कर दूं तो वो क्या आ जाएगी, डेल्टा L2 एरर इन मेजरमेंट 2। क्लियर है? इस तरीके से मैं क्या कर लूँगा, हर रीडिंग जो मैंने निकाली थी उसमें मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, आपकी एरर मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए आपको पता है कि डेल्टा L1 पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव। मैंने बताया था आपको इस लेक्चर में कि एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। अगर ट्रू वैल्यू से ऊपर जाती है मेजर वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ये ज़्यादा आ जाए इससे तो आपकी एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इनमें से कोई प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कोई माइनस भी हो सकता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बेटा मैं क्या निकाल लूँगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होती है, इसको समझते हैं। देखिए एरर आपके पास हर रीडिंग में आ चुकी है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, आप उसका मोड ले लीजिए। क्लियर है? इसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों आपने मोड लिया है। हर रीडिंग की जो एरर आई है उनका मोड ले लीजिए और उनका आपको क्या ले लेना है, मीन ले लेना है। क्लियर है बात आपको? तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मोड क्यों लेना है, इसका आंसर आपको अंत में पता चल जाएगा। आपने क्या किया, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, उसकी लेंथ की रीडिंग लेनी थी, आपने कुछ रीडिंग ले ली और ट्रू वैल्यू के लिए आपने क्या किया, उन सभी रीडिंग का क्या ले लिया, मीन ले लिया। अब मैंने हर रीडिंग में एरर निकालने के लिए जो ट्रू वैल्यू मैंने मानी है उसमें से वो पर्टिकुलर्स जो ऑब्जर्वेशन आई थी वो माइनस की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हर रीडिंग में एरर आ जाएगी। अब हर रीडिंग की जो एरर आई है उनका मेरे को मोड लेना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मुझे वो हर एरर जो कि मेजरमेंट्स में आई हैं उनको जोड़कर डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, n कर देना है। क्लियर? आप इस बात को समझे कि बेटा ये एरर वो एरर है जो कि अकर हो रही है हर रीडिंग में। मैंने एरर का एवरेज निकाल लिया। क्लियर है बात? अब मैं बोल सकता हूँ इतनी एरर कम से कम हर रीडिंग में आ रही है, L1 में, L2 में और अप टू Ln में। ये वो एरर है जो हर रीडिंग में आ रही है। क्लियर है कि मान लीजिए इसमें एरर 2 आई थी, इसमें एरर 4 आई थी, तो मैं बोल सकता हूँ एवरेजली दोनों में एरर कितनी आई है, 3 आई है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? इस चीज़ को बेटा मैं इस तरीके भी शो कर सकता हूँ, डेल्टा L एवरेज। क्लियर है बात आपको? तो अब बेटा आप अपनी रीडिंग कैसे शो करेंगे? ठीक है, आप लिखेंगे L मस्ट बी इक्वल टू L एवरेज प्लस माइनस डेल्टा L एवरेज। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है बेटा, देखो जरा ध्यान से। देखिए भाई, ट्रू तो एग्जैक्टली ये भी नहीं है, मैं बता नहीं सकता ये ट्रू है कि नहीं है। उस ट्रू में इतनी अधिक या इतनी कम हो सकती है। अल्टीमेटली आपने एक रेंज बता दी कि भैया L की रीडिंग इससे लेकर इसके बीच में होगी। आपने अल्टीमेटली L की एक रेंज बता दी कि L एवरेज प्लस डेल्टा L एवरेज से बराबर या कम होगा और इससे अधिक या इसके बराबर होगा। इस तरीके से आप साइंस में अपने रिजल्ट को क्या करते हैं बेटा, मेंशन करते हैं। अगर आप जब इंजीनियरिंग करेंगे और आपके प्रोफेसर आपको बोलें कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मापिए या तोलिए, तो आप अपने आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये लेंथ तो सर 15 सेंटीमीटर है, वो गलत माना जाएगा आपकी रीडिंग। ठीक है, आप एक रेंज के बीच में बताना है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को तो पता होता है बेटा आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होती है, मुश्किल होती है। अब मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ यहाँ मोड क्यों लिया गया बेटा। देखिए, अगर यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आपकी 2 आई, यहाँ पर -3 आई और यहाँ पर क्या आई, 1 आई। ठीक है, मान लीजिए 3 रीडिंग ली मैंने और ये डेल्टा L1 की रीडिंग 2 आई। ठीक है, और डेल्टा L2 की रीडिंग मेरे पास कितनी आई, -3 आई और डेल्टा L3 की कितनी आई, 1 आई। तो मीन एवरेज तो बेटा कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना।
फिर अगर मीन एवरेज 0 आ गई तो आप एल एवरेज को ही क्या बता दोगे, अपना आंसर बता दोगे। लेकिन आप कंप्लीटली तो श्योर हो नहीं कि यही आंसर है हमारा, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको भी एक बार पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये क्या आ गया 1, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 3। अल्टीमेटली 6/3 आपने क्या बता दिया, एरर 2 की है। और अंत में मैं यहाँ पर माइनस साइन तो लगा ही रहा हूँ, मतलब मैं इसको कह रहा हूँ लेट, मैंने ट्रू वैल्यू मेजर की 10, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 12 से लेकर किसके बीच होगा, 8 के बीच होगा। अल्टीमेटली मैंने प्लस लेकर और आखिर में यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस। मैंने अपनी सेफ्टी को, अपने आंसर की सेफ्टी को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। मैं 12 तक भी जा सकता हूँ और 8 तक भी जा सकता हूँ। बेटा अगर मैं एक रीडिंग लिखूँ 10 ± 5 सेंटीमीटर, तो ये अच्छी रीडिंग है कि बुरी रीडिंग है? तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल बेकार रीडिंग है। क्यों है? क्योंकि ये 15 भी जा सकती है और क्या हो सकता है इसकी आंसर 5 भी। तो आप बोल सकते हैं कि 10 के ऊपर आपका 5 का एरर है, मतलब 50% एरर है इसमें रीडिंग में। इस रीडिंग में कितना एरर हो सकता है, 50%, तो बिल्कुल बेकार रीडिंग है। हाँ, अगर मैं कहूँ 10 ± 0.2, तो इसका मतलब ये 10.2 पर भी जा सकता है और 9.8 पर भी जा सकता है। 0.2 एरर आ सकता है कितने पर, 10 पर। क्लियर है बात आपको? यहाँ पर कितना एरर आ रहा था, 5 आ रहा था 10 पर। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये कितना एरर हो गया, 50% एरर। और जबकि ये एरर निकालूं बेटा तो आपका कितना हो गया, 2% एरर। 5% तक एरर आपका क्या है, फिजिबल है, मान्य है। अगर उससे ऊपर अगर आपकी एरर है रीडिंग्स में तो फिर वो आपकी बेकार रीडिंग्स है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, परसेंटेज एरर का भी महत्व समझ गए होंगे। परसेंटेज एरर और कुछ नहीं होती बेटा, डेल्टा एल एवरेज, अगर लेंथ की अगर मैं रीडिंग निकालूं डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, एल एवरेज इंटू 100। और जनरलाइज करें इसको आर लिख देता हूं मैं, रीडिंग्स लिख देता हूं, ठीक है। तो डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाय आर एवरेज इंटू 100। आर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, कोई भी एक रीडिंग, लेंथ की हो, चाहे मास की हो, चाहे वो टाइम की हो। क्लियर है, नोट कर लें। एक क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा मैं आपको। एक आपका पेंडुलम है, ठीक है, और आपने इसको डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस तरफ आएगा और फिर इस तरफ अपनी मेन पोजीशन पर आएगा। इस तरीके से एक चक्कर कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं बेटा, 1 ऑक्सीलेशन बोलते हैं। और आप इसका टाइम पीरियड मेजर करना चाहते हो, ये लैब में काम कर रहे हो आप, ठीक है। आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो और घड़ी से इसका टाइम पीरियड क्या करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, ठीक है। तो आपके पास जो इसकी रीडिंग्स आई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पर 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड और 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। आपने इस पेंडुलम की रीडिंग ली और 4-5 रीडिंग आपके पास ये आई। क्लियर है बात आपको? तो आपको कैलकुलेट करना है बेटा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इन टाइम। एंड सेकंड आपको कैलकुलेट करना है बेटा क्या, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। और थर्ड मैं आपके लिए क्वेश्चन और देता हूं, रिप्रेजेंट करें, ठीक है, आपका जो आंसर है उसको, ठीक है। आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, आपको पता चल चुका है इसका, ठीक है। टी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा टी एवरेज से आपको सारा का सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।